बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री कोर्स के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो आइनी बेंच ने समाअत की है, आज की अदालती कार्रवाई में वफाकी हुकूमत के वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस को जजेस के सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। कल भी अदालत ने सवालात पूछे थे, जजेस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे, लेकिन आज जो सवालात जो रिमार्क्स दिए गए हैं उस पर वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने क्या जवाब दिया है, और फिर इमरान खान साहब के भांजे हसन नियाज़ी के वालिद हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की सरज़निश क्यों की गई, आज की समाअत क्या रही, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। बानी पीटीआई इमरान खान ने भी अदालत में अर्जी दी है, दरख्वास्त दी है। बानी पीटीआई अदालत से क्या चाहते हैं, इस खबर की डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से मुनफरद दरख्वास्त जो है लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी दायर की है, उसकी भी मुख्तसर सी डिटेल हैं जो आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो आज आइनी बेंच में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के ख़िलाफ़ मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ। जब नाज़रीन अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अदालत की तरफ से जो कहा गया, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ख्वाजा हारिस साहब से कहा कि आप ऐसा करें कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं उनके फ़ैसला पढ़ें, फ़ैसले का फ़लाँ पैराग्राफ पढ़ें और फिर अपने दलाइल का जो है वो आगाज़ करें। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के कहने पे ख्वाजा हारिस साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर का जो फ़ैसला है उस फ़ैसले के जो मखसूस पैराग्राफ थे वो उनकी तरफ से पढ़े गए। तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने उनसे ये सवाल किया कि जो आइन का आर्टिकल 8(5) है उसके तहत भी बुनियादी हकूक़ जो है वो मुअत्तल नहीं हो सकते, बुनियादी हकूक़ जो हैं वो मयस्सर रहेंगे। इस पर नाज़िर ख्वाजा हारिस साहब ने उनको ये जवाब दिया, जज साहब को, मंदुखेल साहब को, कि देखें ये जो आइन का आर्टिकल 8 है ना, इसका सब क्लॉज 3 और सब क्लॉज जो 5 है ये दोनों अलग अलग हैं। आप इनको आर्टिकल 8 सब क्लॉज 3 को आर्टिकल 8 सब क्लॉज 5 को जो है वो इकट्ठा या यकजा करके आप नहीं पढ़ सकते। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि एक जो हिस्सा है आइन का आर्टिकल 8 का, यानी जो 3 और 5 है, दो अलग अलग हिस्से हैं, ये एक हिस्सा जो है वो शहरियों के हवाले से है, दूसरा हिस्सा जो है वो आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन के हवाले से है। तो आप इनको अलग अलग पढ़ेंगे, आप इनको यकजा करके नहीं पढ़ेंगे। ख्वाजा हारिस साहब ने FBI अली केस का हवाला दिया जिसमें ये कहा कि आप ही मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है, तय किया जा चुका है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। और ये जो फैसला जिसमें 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासब से डिक्लेयर किया कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, इसमें आइन के आर्टिकल 8 सब क्लास 3, आइन के आर्टिकल 5 सब क्लास 5 की जो है वो गलत तशरीह की गई है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने ख्वाजा हारिस साहब से कहा कि ठीक है ये आपकी दलील हो सकती है, लेकिन इस दलील के साथ इत्तफाक करना है, इख्तलाफ करना है, ये फैसला करना जो है वो ये फैसला हम करेंगे। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि FBI अली केस में जो सिविलियन का ट्रायल हुआ वो रिटायर्ड फौजी अफसरान थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जब वो रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड होने के बाद जब उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ तो वो आम शहरी थे, तो उनको आम शहरी जैसे हकूक़ हासिल थे, तो उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया गया। इस पर नाज़रीन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि जो मौजूदा केस है जिसमें हम बैठे हैं, सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल का जायज़ा ले रहे हैं, इसमें तो जो मुल्ज़मान हैं, जो 9 मई के केसेस में पकड़े गए हैं, जिनको मिलिट्री कस्टडी में दिया गया है, उनका तो माजी में कोई आर्म फोर्सेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनका ट्रायल कैसे हो सकता है। और फिर जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है एक्स सर्विसमैन की, तो ये तो एक्स सर्विसमैन भी नहीं है। इस पर नाज़रीन बात करके मंदुखेल साहब ने 3 सवाल जो हैं वो ख्वाजा हारिस साहब के वज़ारत दिफ़ा के वकील के सामने रखे। मंदुखेल साहब ने कहा कि क्या सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, एक तो ये बुनियादी सवाल है। दूसरा उन्होंने कहा कि किस हद तक सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, यानी वो लिमिटेशन क्या हो सकती है कि अगर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है तो उसमें कदगने क्या हैं, रुकावटें क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं। फिर उन्होंने कहा तीसरा सवाल कि क्या ये सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए है। अब ये जो नाज़रीन मखसूस शहरियों वाली जो बात की जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने, इसका एक बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड भी अभी आ रहा है जो अभी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये जो तासुर है कि आम शहरियों का जो है वो या मखसूस शहरियों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है,
یہ تاثر جو ہے وہ مختلف ہے، عام تاثر اس سے مختلف ہے۔ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب آپ ایسا کریں کہ یہاں پہ چونکہ سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی بات ہو رہی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ بین الاقوامی سطح پہ جو ملٹری کورٹس ہوتی ہیں وہاں پر سویلین کے ٹرائل کیسے ہوتا ہے، وہاں پہ ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کی پریکٹس کیا ہے، اس کی آپ مثالیں پیش کریں۔ تو خواجہ حارث نے کہا کہ بالکل مثالیں ہیں، میں عالمی جو مثالیں ہیں ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کی میں عدالت کے سامنے رکھوں گا، عدالت میں پیش کروں گا۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا، اور یہ سوال بھی بڑا سخت تھا، جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ دیکھیں کہ ہمارے جو جوان ہیں وہ جب اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اپنے فرائض کی انجام دہی میں ہمارے جوان شہید ہو جاتے ہیں، تو وہ جو شہید کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے جوانوں کو، ان کا ٹرائل کہاں پہ ہوتا ہے؟ کیا ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوتا ہے؟ کیا ان کا ٹرائل جو ہے، مندوخیل صاحب یہ پوچھ رہے تھے، کیا ان کا ٹرائل جو ہے وہ ATC عدالت میں ہوتا ہے؟ بلکہ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، انہیں شہید کرنے والوں کو جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے۔ اب ناظرین ہوتا یہ ہے کہ یہ جو جوان شہید ہوتے ہیں نا، یہ جو دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، ان کا ٹرائل جو ہے وہ ATC عدالتوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان ایسے ہی دہشت گردوں کا ٹرائل کرنے کے لیے 21ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کی گئی تھی تاکہ انہیں جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں لایا جا سکے، لیکن یہاں پر جو کیس ہے وہ اس سے مختلف ہے، جس میں وزارت دفاع کا موقف یہ ہے، افواج پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ پاکستان کے دفاع پہ حملہ کیا گیا، یہ پاک فوج میں جو ہے ایک بغاوت جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ ناکام ہوئی۔ بغاوت کامیاب ہوتی تو انقلاب ہو جاتا، وہ انقلاب ناکام ہوا تو وہ بغاوت ہو گئی، تو یہ ڈائریکٹلی جو ہے دفاع پاکستان پہ حملہ کیا گیا۔ اچھا ناظرین، خواجہ حارث صاحب نے یہ تو جواب دیا، اس کے بعد ناظرین مسرت ہلالی صاحب نے پوچھا کہ یہ جو سویلین کا جو ٹرائل ہوتا ہے ملٹری کورٹس میں، یہ تو ایسے مجرمان کا ہوتا ہے کہ جیسے APS میں ہوا تھا، بڑا افسوسناک ثانیہ تھا، اس میں جو ملزمان تھے، جو دہشت گرد تھے، ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوا تھا۔ کیا اب تمام سویلین کے ساتھ وہی والا برتاؤ کرنا ہے کہ سویلین کے کیسز جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں چلیں گے؟ یہ مسرت ہلالی صاحب نے سوال پوچھا۔ پھر ناظرین انہوں نے کہا مسرت ہلالی صاحبہ نے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ معطل نہیں ہے، پاکستان کا آئین جو ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ خواجہ حارث صاحب نے پھر اس سوال کا جواب دیا۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ ملٹری کورٹ میں اگر ٹرائل بھی ہوتا ہے تو لیکن وہاں پر جو بنیادی حقوق ہیں وہ معطل نہیں ہوتے ہیں، وہ بنیادی حقوق ملزم کو حاصل ہوتے ہیں، ان کے موجود رہتے ہیں۔ مندوخیل صاحب نے کہا کہ طے یہ کرنا ہوگا کہ آئین کے آرٹیکل 8 کے ذیلی شق 3 کے تحت کون سے مقدمات جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلیں گے۔ پھر ناظرین جسٹس نعیم اختر افغان صاحب آئے، اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے ناظرین جو بات کی، کیا بات کی ناظرین؟ انہوں نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے، آپ مکمل جو ہے وہ تیاری کر کے نہیں آئے۔ نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ یہ جس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں، اس فیصلے میں آرمی ایکٹ کے کچھ سیکشنز کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اگر یہاں پر آئینی بینچ، بڑا آئینی بینچ جو ہے، یعنی لارجر آئینی بینچ جو ہے، وہ ان شقوں کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ برقرار رکھتا ہے، پھر تو جو سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے وہ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ جو شقیں ہیں ان کو بحال کیا جائے گا، وہ شقیں کالعدم قرار جو دی گئی ہیں درست فیصلہ نہیں تھا، تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ کیسے سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے، ٹرائل نہیں ہو سکتا، کس حد تک ہو سکتا ہے، یہ طے کرنا پڑے گا۔ اور پھر جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے کہا خواجہ حارث صاحب سے کہ جو آفیسر سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں پارلیمنٹ کی جانب سے ترمیم کی گئی تھی، آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی روشنی میں اس عدالت کی معاملت کریں۔ اور پھر ناظرین افغان صاحب نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں کل جو مندوخیل صاحب نے سوال پوچھا تھا چوکی پر سویلین کے حملے کے حوالے سے، وہ اس لیے پوچھا گیا تھا۔ اس سے آگے ناظرین عدالتی کارروائی کے اختتام کے قریب جسے جمال خان مندوخیل صاحب نے جو ریمارکس دیے، اب ناظرین وہ ریمارکس سنیں، بڑے اہم ہیں ناظرین۔ مندوخیل صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ بلا شبہ قانون بنانے کے لیے بااختیار ہے، پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ قانون بنا سکتی ہے۔ مندوخیل صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کل چاہے تو قانون بنا سکتی ہے کہ آج سے ترچھی نظر سے کسی نے دیکھا
तो तिरछी नज़र से देखना भी जुर्म होगा। और फिर मंदोखेल साहब ने, ये तंज था नाज़रीन मेरे ख्याल से मंदोखेल साहब का पार्लियामेंट के कानून साजी के अख्तियार पर, मंदोखेल साहब ने कहा कि ये कानून भी बना सकती है पार्लियामेंट के तिरछी नज़र से देखना जुर्म होगा, और साथ में पार्लियामेंट ये भी तय कर सकती है कि इस जुर्म का, यानी तिरछी नज़र से देखने का जो जुर्म है, इसका ट्रायल कहाँ पे होगा, अदालत कहाँ पे लगेगी, जज कौन होगा, ये पार्लियामेंट का अख्तियार है। मंदोखेल साहब ने कहा कि ये अख्तियार जो है ये आईन पाकिस्तान जो है वो पार्लियामेंट को देता है। अब नाज़रीन मुझे लग रहा है कि ये शायद मंदोखेल साहब जो है वो तंज कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के जो उन्होंने बात की मंदोखेल साहब ने, उसमें मंदोखेल साहब ने कहा कि कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन मेरी नज़र में आइन सुप्रीम है। यानी मंदोखेल साहब ये कह रहे हैं कि आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट आइन की तरह सुप्रीम नहीं है। लेकिन आज यहाँ पे मैं अपनी अगर राय देना चाहूँ, पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, आइन भी सुप्रीम है, और ये जो आइन बना है ये पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट के अरकान ने बनाया है। और पार्लियामेंट कोई कानून साजी करती है और वो बुनियादी हकूक़ के टेस्टोन के ऊपर क्वालिफाई नहीं करती कानून साजी, तो अदालत उसका जुडिशल रिव्यू करने का अख्तियार रखती है, उसको सेटिसाइड कर सकती है। जैसे ये मिलिट्री कोर्ट के पहले केस में जो किया गया, कुछ आर्मी एक्ट की शिकों को जकलदम करार दिया गया, तो ऐसा जुडिशल रिव्यू हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर फिर इंटर कोर्ट अपील का भी अख्तियार है कि वो जो जुडिशल रिव्यू हुआ जिसमें आर्मी एक्ट की दफात को कलदम करार दिया गया, क्या वो जुडिशल रिव्यू दुरुस्त था, गलत था, तो अपील का राइट भी है। बहरहाल मंदोखेल साहब की अपनी राय है। इसके अलावा नाज़रीन एक और चीज़ भी हुई है, उस पर आने से पहले, ये जो मिलिट्री कोर्ट से सजाएं होने के बाद लाहौर से मुलजमान को जो कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया गया था, और कल आईनी बेंच ने इस हवाले से हुकूमत पंजाब से जवाब तलब किया गया था, तो आज एडिशनल जो डिप्टी एडवोकेट जनरल थे उनकी तरफ से रिपोर्ट पेश की गई कि सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल और सज़ाओं के बाद 2 मुलजमान तो घर चले गए थे, 25 मुलजमान को जो है वो कोट लखपत जेल में रखा गया है। 10 दिन में 2 बार इन मुलजमान की बुरसा के साथ, वालदैन के साथ मुलाकात करवाई गई है, और इनको घर का खाना भी मिल रहा है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा, हसान नियाज़ी के वालिद, क्योंकि हसान नियाज़ी को भी कोट लखपत जेल में रखा गया है, कि वालदैन और भाई बहन के अलावा इन लोगों को किसी और से मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालत ने उनसे कहा कि मुलजमान की जो कोट लखपत जेल पे हैं उनकी वालदैन के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं, उनको घर का खाना भी मिल रहा है, और आप क्या चाहते हैं, आप तो तस्लीम कर रहे हैं कि मुलाकातें भी हो रही हैं, खाना भी घर का जा रहा है। तो फिर नाज़रीन हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा, ये तो पहले तो सर्जनिश हो गई ना, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि इन लोगों को कैद तन्हाई में रखा गया है, इनको आम कैदियों को तरह जेल के अंदर नकलो हरकत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमीनुद्दीन खान साहब ने उनसे कहा, बेंच के सरबराह, कि जितनी सिक्योरिटी की आपको फ़िक्र है ना मुलजमान की, उतनी अदालत को भी है, कोई अगर मसला होगा तो ये अदालत उसको हल करेगी। मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि ये इम्तियाज़ी सलूक है, जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनके हकूक़ हैं वो हकूक़ उनको मिलने चाहिए। मंदोखेल साहब ने कहा कि कैद तन्हाई में रखना तो बहुत बड़ी सज़ा है। फिर मंदोखेल साहब ने कहा कि मैं भी 14 दिन जो है वो जेल में रहा था, हमें तो सुबह को निकाल देते थे, लोग मुलजमान खेलते भी थे, कोई खेल खेल लेते थे, कुछ और कर लेता था, सुबह को निकाल देते थे फजर की नमाज के बाद। तो इस पे मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि आपको शायद जेल में खसूसी रियायत मिली होगी। लेकिन बहरहाल मुसर्रत अली साहब ने कहा कि इन कैदियों को बाहर निकलने की इजाज़त दें, ये धूप छुप लगवाएं, चहलकदमी करें, कुछ खेलना है खेलें, जो एक्टिविटीज़ करनी है वो करें, आप इनको जेल से बाहर निकलने दें। तो इस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि बिल्कुल इनको बाहर भी निकलने दिया जाएगा, यानी जेल से बाहर नहीं, जेल की तो हदूद के अंदर रहेंगे हाथे के, लेकिन जो इनका सेल है, सेल से बाहर निकाल के जो है वो इनको बाहर निकलने की और चहलकदमी की इजाज़त होगी, और इनका ख्याल भी जो है वो रखा जाएगा। तो कल तक नाज़रीन इस केस की जो समाअत है उसको मुलतवी किया गया है। इसी तरीके से नाज़रीन 2 दरख्वास्तें जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई हैं, उसमें नाज़रीन एक जो दरख्वास्त है, मैं आपको नाज़रीन डिटेल बताता हूँ, किधर चली गई डिटेल, मैंने इधर रखी थी, हाँ ये आ गई। एक तो नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से जो है वो दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें हैं, उन दरख्वास्तों पर बराह रास्त अदालती कार्रवाई जो है वो दिखाई जाए यूट्यूब चैनल पे। केस बराह रास्त अदलिया की आज़ादी और बुनियादी हकूक़ का है, अदलिया की आज़ादी का मामला बराह रास्त अवाम के बुनियादी हकूक़ का है,
सुप्रीम कोर्ट माजी में भी बुनियादी हकूक़ के केसेस में बराह रास्त कार्रवाई नशर करती रही है। अवाम उन्नास की आगाही के लिए अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए, तो एक ये दरख्वास्त दायर हुई है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त जो है वो तोशाखाना 2 की अदालत में दायर की है उनके वकील फैसल चौधरी की वसातत से, जिसमें नाज़रीन शाहरुख अंजुमन साहब जो कि स्पेशल जज सेंट्रल जज हैं तोशाखाना 2 केस पे, उसमें नाज़रीन उनसे दरख्वास्त ये की है इमरान खान साहब ने कि अंग्रेज़ी अखबार रोज़नामा डॉन, रोज़नामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है वो इमरान खान साहब को फराहम किया जाए, टीवी की सहूलत इमरान खान साहब की बहाल की जाए, अदालती अहकामात के मुताबिक बानी पीटीआई के बेटों से बात करवाई जाए, बात नहीं करवाई जा रही। तो आज अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत भी होनी है, तो देख लेते हैं कि इस दरख्वास्त पर आज अदालत क्या हुक्म सादिर फरमाती है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।